तो स्टूडेंट्स, हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे चैप्टर 2 सॉल्यूशंस। तो राउल्ट्स लॉ तक जो लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा, उसके आगे हम नेक्स्ट टॉपिक में चल रहे हैं, जहां हमें कवर करना है आइडियल सॉल्यूशन को। इसी के साथ आप इस वीडियो में नॉन आइडियल सॉल्यूशन, उनके टाइप्स, एजियोट्रॉप्स, उनके टाइप्स यानी मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, फिर उसके बाद कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उनसे रिलेटेड आपको सीखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आइडियल सॉल्यूशंस जैसे ही आपके सामने आते हैं तो पहली लाइन कि आइडियल सॉल्यूशंस होते क्या हैं। दो सॉल्यूशन विच ओबे राउल्ट्स लॉ, और राउल्ट्स लॉ आपको मैथमेटिकली भी और वर्बली, यानी आपको स्टेटमेंट भी याद है कि सब किसी भी सॉल्यूशन में जितने भी वोलेटाइल कंपोनेंट होते हैं उनके पार्शियल प्रेशर उन्हीं के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर एक से ज़्यादा वोलेटाइल कंपोनेंट है तो दूसरे वाले का भी पार्शियल प्रेशर उसी के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यह लास्ट वीडियो तक देख चुके हैं। अब मैं कह रहा हूँ इसी लॉ को फॉलो करने वाले सॉल्यूशंस क्या कहलाते हैं, आइडियल सॉल्यूशन ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। दैट मींस कि अगर आपने x1 और x2 कंपोजिशन चेंज किया, यानी किसी केस में आपने सॉल्यूशन में x1 की वैल्यू ज़्यादा रखी, x2 कम, ठीक है, फिर दोनों इक्वल हैं, फिर x2 ज़्यादा है, x1 कम है, यानी ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन x1 x2 मॉडिफाई करने के बाद भी आप इस लॉ को डेविएट होते हुए नहीं पाएंगे इन सॉल्यूशंस में। तो इन्हें हमने नाम क्या दिया है, आइडियल सॉल्यूशन। सर क्या ये रियल में होते हैं? जी हाँ। ऐसा क्यों है? तो उस रीजन के पीछे चलते हैं कि आइडियल सॉल्यूशंस बनने का सबसे बड़ा कॉज क्या है। तो रीज़न के पीछे ऐसे कि आप पहले जो कंपोनेंट मिक्स कर रहे हैं उन्हें प्योर स्टेट में लीजिए। तो प्योर स्टेट में लेते हैं अपन, माना कि ए एक कंपोनेंट है यानी लिक्विड है, वोलेटाइल, जिसे आपने प्योर स्टेट में लिया और उसके अंदर देखा किस तरीके के इंटरेक्शन या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। तो इन इंटरेक्शंस को देखने के बाद दूसरा कंपोनेंट लिया यानी वोलेटाइल लिक्विड लिया और उसमें भी आपने देखे कि किस तरीके के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हैं। अब अगर इन दोनों इंटरेक्शंस को आप देख लो एक जैसे हैं और जब इनको मिक्स करते हो तो नया जो सोल्यूशन बनता है उस सोल्यूशन में बनने वाले इंटरेक्शंस, ए बी टाइप ऑफ इंटरेक्शन, वो इक्वल है सॉल्यूट सॉल्यूट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन के। यानी सबसे बड़ा कॉज कि आप सपोज कर रहे हो एक इंटरेक्शंस क्या है, सॉल्यूट सॉल्यूट, फिर बी बी इंटरेक्शंस किसके हैं, सॉल्वेंट सॉल्वेंट, जो कि इक्वल हैं सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस के। तो ये सबसे बड़ा कॉज है। इसी कारण से आप जितने भी मिक्सचर देखेंगे जो एग्जाम्पल के तौर पे आपको आपके टेक्स्ट बुक में मिलेंगे, एन-हेक्सेन, एन-हेप्टेन, जैसे अगर इसे आप समझें ये कैसा मिक्सचर, तो बच्चों एन-हेक्सेन एक हाइड्रोकार्बन है, लीनियर हाइड्रोकार्बन है। तो आप जान रहे हो कि हाइड्रोकार्बन्स में पिछले साल से सुनते आ रहे हो कि लंदन फोर्स यानी डिस्पर्सन फोर्स होता है। तो वीक डिस्पर्सन फोर्स एन-हेप्टेन में भी होंगे। तो एन-हेक्सेन, एन-हेप्टेन सेपरेट वोलेटाइल लिए गए, दोनों में लंदन फोर्स था सेपरेट। फिर जब उनको मिक्स किया गया तो एन-हेक्सेन, एन-हेप्टेन भी लंदन फोर्स बना रहे थे, यानी एक ही तरीके की स्ट्रेंथ, एक ही तरीके इंटरेक्शंस, सारा कुछ एक हो जाने के कारण ये आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। दूसरा एग्जांपल ब्रोमोमीथेन या ब्रोमोइथेन, आप कुछ भी ले सकते हैं। फिर क्लोरोमीथेन। तो इस मिक्सचर में आप देखें, अगर आप CH3Br देख रहे हो, ठीक है, फिर उसके बाद CH3Cl देख रहे हो, एक जैसा टाइपोल। अब जैसे फ्लोरीन की प्रेजेंस यहाँ पे थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ा देगी, तब वहाँ पे डेविएट हो सकते हैं इंटरेक्शन। लेकिन जब क्लोरीन और ब्रोमीन की आप देख रहे हो तो कंपैरिजन ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस बनाएंगे, पोलर मॉलिक्यूल एक ही जैसी स्ट्रेंथ या एक ही जैसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रख रहे हैं। तो कुल मिला के अगर मैं कहूँ कि इसके सेपरेट डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हैं। जब मिक्स किया आपने इन दोनों को तो नए बनने वाले इंटरेक्शंस भी डाइपोल डाइपोल थे। अब एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे बेंजीन हुआ, एनिलीन हुआ।
बेंजीन एंड ऐसा आप मिक्सर लीजिए कि जो कि हाइड्रोकार्बन ही हो, एनिलीन नहीं, टॉलुइन, जिससे इंटरेक्शंस डेविएट नहीं होने चाहिए, क्योंकि एनिलीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी तो नए बनने वाले इंटरेक्शन फिर मजबूत बन जाएंगे। वो सेपरेट एक कैटेगरी पढ़ेंगे हम लोग, नॉन आइडियल सोल्यूशन, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। तो अगर बेंजीन में देखते हैं आप, फिर एक हाइड्रोकार्बन में लंदन फोर्स, और टॉलुइन भी आपका क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें लंदन फोर्स। तो इस तरह से जो बनने वाले इंटरेक्शंस और पहले से प्रेजेंट इंटरेक्शंस हों, जब इक्वल होते हैं तो उन्हें हम आइडियल सोल्यूशन कहते हैं। और भी चीज़ें कुछ जान लें हम इसमें डाटा। तो जैसे अगर आप इसका वॉल्यूम एज्यूम करते हो 1 लीटर, इसे 1 लीटर लिया आपने, तो नया बनने वाला सोल्यूशन कितना होगा, 2 लीटर, दोनों का सम होने के बाद। यानी आप यहाँ पे ये पा रहे हो कि वॉल्यूम चेंज मिक्सिंग करने के बाद नहीं मिल रहा आपको, सॉरी, यहाँ पे वॉल्यूम चेंज जो मिक्सिंग करने के बाद है वो 0। कहने का मतलब फाइनल यानी V2 सोल्यूशन का माइनस इन दोनों का ऐड करने के बाद आप V1 मानिए, तो इनिशियल और फाइनल दोनों सेम है, तो यहाँ पे चेंज कितना आएगा, 0। यानी मिक्सिंग करने के बाद ना सोल्यूशन का वॉल्यूम अचानक ही इन दोनों के सम से ज़्यादा हो रहा है और ना ही कम। अगर आपको दूसरे तरीके से भी समझना है कि जैसे इंथैल्पी चेंज का क्या होगा सर, तो बच्चों जब इंटरैक्शंस यहाँ 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 सभी जब एक जैसे हैं, तो जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या इवॉल्व होगी एक इंटरैक्शन को तोड़ेंगे, तो ओवरऑल सम क्या हो जाएगा, 0। कहने का मतलब इनिशियल एंथैल्पी अगर इनके इंटरैक्शन को तोड़ूं तो माना कि 10 जूल कंज्यूम हुई इनके इंटरैक्शंस को तोड़ने में, 10 + 10 तो ये हो जाएगी आपकी 20 जूल, और इसके इंटरैक्शन तोड़ रहा हूँ तो भी 20 जूल कंज्यूम हो रही है। मीन्स फिर वही कि डेल्टा H = फाइनल माइनस इनिशियल अगर हम करें तो आपको 0 मिल रहा है। यानी इंथैल्पी चेंज नेट जो मिक्सिंग करने के बाद आ रहा है वो भी क्या है, 0। ओवरऑल समरी, ideal solutions are those which obey Raoult's law over the entire range of concentration, means if you increase or decrease the proportion of 1 or 2 यानी solute और solvent, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये राउल्ट्स लॉ को ओबे ही करते रहेंगे। फिर कि ये कैसे बनते हैं, क्या कॉज है, क्या रीज़न है इसके पीछे, तो हमने इंटरैक्शंस का सबसे बड़ा कारण पाया कि इनके इंटरैक्शंस का ही खेल है सारा का सारा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जो क्लास 11 में भी आप पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद एग्जाम्पल आपने समझे, एग्जाम्पल्स के बाद कुछ पैरामीटर्स और कि एंथैल्पी चेंज का क्या होगा सोल्यूशन बनने के बाद, इनिशियल क्या रही होगी, तो दोनों में कोई अंतर नहीं मिलेगा। वॉल्यूम जितना अर्लियर रहेगा सेपरेट कंपोनेंट्स का, मिक्स करने के बाद भी टोटल वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। यानी नेट चेंज आफ्टर मिक्सिंग कोई भी नहीं मिलेगा आपको, दोनों ही 0 होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की। तो पहली लाइन आपको पहले से पता है, आइडियल वो थे जो राउल्ट्स लॉ को ओबे कर रहे थे, और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जो ओबे नहीं करेंगे किसको, राउल्ट्स लॉ को। कहने का क्या मतलब है सर, जो P1 होगा वो नहीं इक्वल होगा किसके, P1 x1 के, जो P2 होगा वो इक्वल नहीं होगा P2 x2 के। तो इसका मतलब ये है बच्चों, जब दोनों सेपरेट कैटेगरी पढ़ेंगे, यानी ये 2 तरीके के ऐसे सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे राउल्ट्स लॉ से, और ऐसे सॉल्यूशन जो नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे राउल्ट्स लॉ से। मतलब कि अगर आप पॉजिटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशंस का ग्राफ देखेंगे, जो मैं अभी समझाऊंगा आपको, तो पॉजिटिव डेविएशन वाले और नेगेटिव डेविएशन वालों में ऐसा होगा कि जो पार्शियल प्रेशर होगा किसी भी कंपोनेंट का, वो इनके प्रोडक्ट से ज़्यादा आएगा। यानी एक्सपेक्टेड राउल्ट्स लॉ का जो प्रेशर है उससे ज़्यादा आपको पार्शियल प्रेशर दिखेगा दोनों ही कंपोनेंट का, तो ये कहलाएगा पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले सॉल्यूशन। और यहीं पे अगर आप नेगेटिव डेविएशन देखोगे तो P1 यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट P1 x1 के प्रोडक्ट से कम होगा, और यहाँ P2 भी कम होगा P2 x2 से। तो यानी आप देख रहे हो कि ये कहीं भी राउल्ट्स लॉ को ओबे करते हुए नहीं दिख रहे हैं। या तो पार्शियल प्रेशर्स बढ़ जाते हैं और या तो पार्शियल प्रेशर्स घट जाते हैं। तो ग्राफिकली अगर आपको इसको समझना है तो आप समझें कि अगर हम राउल्ट्स लॉ का ग्राफ याद करें, तो राउल्ट्स लॉ वाले ग्राफ में हमें लीनियर लाइनें मिला करती थी,
इनका सम याद हो आपको, ये P2 नॉट हुआ करता था, ये P1 नॉट हुआ करता था। x1 की वैल्यू 1 से लेके x1 0 हुआ करता था। जैसे जैसे डिक्रीज होता था तो पार्शियल प्रेशर भी डिक्रीज होता था। उसके बाद x2 की वैल्यू यहाँ 0 से बढ़ती हुई आपको 1 दिखती थी, तो ये बढ़ते हुए यहाँ पे प्योर स्टेट में आता था। P1 और P2 का सम आपको यहाँ पे P टोटल के बराबर मिलता था। तो ये किसका ग्राफ हुआ करता था? राउल्ट्स लॉ फॉलो करने वाले आइडियल सॉल्यूशन का। लेकिन अब जैसे ही आप पॉजिटिव डेविएशन देखेंगे तो ये सारे ग्राफ आपको ओवरशूट करते हुए दिखेंगे, यानी P टोटल का सम बढ़ता हुआ दिखेगा। पार्शियल प्रेशर जो P1 है उसकी वैल्यू आपको ज़्यादा होती हुई दिखेगी P1 की लाइन से। यानी यहाँ पे अगर मैं राउल्ट्स लॉ वाली लाइन को डैश लाइन से रिप्रेजेंट करूँ तो एक्सपेक्टेड राउल्ट्स लॉ से ऊपर जाता हुआ आपको ग्राफ दिखेगा किसका? जो सोल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं, यानी P1 इज ग्रेटर देन P1 नॉट x1। ठीक है, और यहाँ पे जो लाइन है P1 वाली जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करती थी वो डैश लाइन से रिप्रेजेंट हो तो इससे ज़्यादा आपको दिखेगा P2 की वैल्यू, तो P2 भी ग्रेटर देन होगा P2 नॉट x2 के। तो ये कहलाता है पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले सोल्यूशन। सर कॉज क्या है, ऐसे क्यों सोल्यूशंस बनते हैं? तो एग्जांपल आप देखे रहे हैं, अब इन्हीं को समझिए कि मैंने कार्बन डाइसल्फाइड लिया, ठीक है, प्योर स्टेट में एक कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट लिया मैंने एसीटोन CH3COCH3, ठीक है। अब इसके जैसे दूसरे मॉलिक्यूल को देखूं तो मुझे यहाँ लंदन फोर्स दिख रहा है, यानी आप फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन देखिए तो यहाँ क्या जनरेट होता हुआ दिख रहा है? याद करें, लंदन फोर्स, क्योंकि दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में। एसीटोन में है डाइपोल डाइपोल, एसीटोन में है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, यहाँ है लंदन फोर्स। जैसे इन दोनों को आप मिक्स करेंगे, ठीक है, तो बनने वाले फोर्सेस वीक हो जाएंगे। यानी एक लंदन फोर्स यानी नॉन पोलर और एक पोलर मॉलिक्यूल के बीच में बनता है, याद हो आपको, DID, मतलब डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। तो स्ट्रेंथ अगर आपको याद आए पिछले साल की कि लंदन फोर्स सबसे वीक हुआ करते थे, फिर डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, फिर उससे स्ट्रांगर होते थे डाइपोल डाइपोल। इन सब इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस यानी ओवरऑल वांडर वाल फोर्सेस से स्ट्रांग हुआ करता था हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये सारे जो फोर्सेस का आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर अगर याद हो तो पहले वाले इंटरेक्शन में ये मुझे ज़्यादा मजबूत दिख रहा है डाइपोल डाइपोल, उससे कमज़ोर बन रहे हैं नए CH2 और एसीटोन के बीच बनने वाले इंटरेक्शन। अगर ये एग्जाम्पल ना समझ में आए तो आप इस तरह से याद रखें हमेशा सभी पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले सॉल्यूशंस के लिए कि जिन सॉल्यूशंस में सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शंस सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन से कमज़ोर यानी एक तो इक्वल नहीं होंगे, सॉल्यूट सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन के इक्वल नहीं होंगे सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, और ये जो सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन हैं वो कमज़ोर होंगे किससे? या तो सॉल्यूट सॉल्यूट या सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन से। ठीक है, बनने वाले जो नए इंटरेक्शंस हैं वो अगर कमज़ोर हो गए, ठीक है, तो बात सही है, यहीं से समझ में आया आपको कि इन्हें कम भी अगर आप टेम्परेचर दोगे तो ये वेपराइज होंगे इजली, क्योंकि इंटरेक्शंस कैसे बने हैं? कमज़ोर, और जल्दी से वेपर प्रेशर यानी रेट ऑफ वेपरेशन जल्दी दिखाएंगे। इस कारण से ओवरशूट करता हुआ दिख रहा है आपको हर एक ग्राफ, यानी हर एक में आपको पार्शियल प्रेशर अचानक बढ़ता हुआ, ठीक है, टोटल प्रेशर वेपर प्रेशर भी बढ़ता हुआ दिखेगा, क्योंकि नए बनने वाले सोल्यूशन के इंटरेक्शन कमज़ोर हैं पुराने प्रेजेंट जो सेपरेट प्योर स्टेट में लिक्विड्स लिए गए थे। इसी का उल्टा अगर आप समझें कि अगर आप कंपेयर करते हैं नेगेटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशंस को तो वहाँ पे ये पूरा ग्राफ भी आपका चेंज होगा। उसमें आप ये देखेंगे कि जो पहले इंटरेक्शंस थे वो कमज़ोर होंगे, उससे नए बनने वाले इंटरेक्शन मजबूत होंगे। जैसे अगर आप ग्राफ को देखते हैं तो यहाँ पे P1 नॉट, ये डैश लाइन आप दिखाइए राउल्ट्स लॉ के लिए, ये राउल्ट्स लॉ की लाइन थी, इनका सम लीनियर चलता था x2 के हिसाब से, बढ़िया। ये x1 आपका डिक्रीज हो रहा था
ठीक है, और x1 के बाद x2 की वैल्यू आपको बढ़ती हुई दिखी। इस ग्राफ में आप पा रहे हो कि सभी जगह लीनियरिटी देख रही है, लेकिन ये लीनियरिटी नहीं रह जाएगी अगर आप निगेटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशंस को ऑब्जर्व कर रहे हो। उनमें जो एक्चुअल आप प्रेशर देखोगे वो सभी नीचे से आपको जाते हुए दिखेंगे राउट्स लॉ के एक्सपेक्टेड प्रेशर से। जैसे कहने का मतलब ये कि P1 की वैल्यू कम हो जाएगी P1 नॉट और x1, यानी प्योर स्टेट वाले और इस वाले कंपोनेंट को जब मिक्स करेंगे सॉल्यूशन में, उसमें मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के इक्वल रहता तो वो राउट्स लॉ होता, लेकिन यहाँ पे वो उससे कम हो जाएंगे। तो ये सभी लाइनें आपको नीचे दिखाई देंगी किसमें, जब आप निगेटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन पढ़ेंगे। तो इनमें एग्जांपल समझिए, हम ये कह रहे हैं कि जो सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शंस हैं या सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन है, उनसे मजबूत नए इंटरेक्शंस बनेंगे। यानी आप बहुत देर तक इन्हें जब गर्म करोगे, बहुत टेम्परेचर बढ़ाओगे, तब जाके ये वेपराइज होंगे, क्योंकि ये नए बनने वाले इंटरेक्शंस मजबूत हैं किससे, पुराने सॉल्यूट सॉल्यूट या सॉल्वेंट सॉल्वेंट के इंटरेक्शन से। एग्जाम्पल, फिनॉल और एनिलीन की बात करें तो जो नए इंटरेक्शंस बनेंगे तो वो बहुत ज़बरदस्त हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। अगर आपको फिनॉल का स्ट्रक्चर याद हो और एनिलीन जिसमें आपको ये, तो इसमें एक्सटेंसिव आपको क्या मिलेगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती हुई, जब आप किसके इंटरेक्शन देख रहे होगे, इन दोनों को मिक्स करने के बाद। और पुराने जो प्रेजेंट होंगे इंटरेक्शंस वो कमज़ोर होंगे। तो ये कौन से सॉल्यूशंस तैयार हो रहे हैं, वो सॉल्यूशंस जो कि निगेटिव डेविएशन शो करते हैं, मींस P1 की वैल्यू या P2 की वैल्यू कम होगी प्रोडक्ट ऑफ P2 नॉट x2 से। ठीक है, तो एग्जाम्पल के साथ याद रखिए, जितने ज़्यादा एग्जाम्पल इंटरेक्शन समझेंगे, पूरे पैराग्राफ की आप रीडिंग करेंगे, उसमें जो भी जहाँ भी डाउट होंगे कमेंट बॉक्स में बताते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं जिसका नाम है एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स, अभी आपने जो सर राउट्स लॉ के क्लासिफिकेशन में देखा कि आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं, उसी बेसिस पे जो राउट्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं और जो नहीं कर रहे हैं। अब जो नहीं कर रहे थे यानी नॉन आइडियल सॉल्यूशन, वो हमने दो तरीके के पढ़े, एक वो जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं राउट्स लॉ से, और एक वो जो निगेटिव डेविएशन शो करते हैं। उसी से रिलेटेड है ये टॉपिक। तो एजियोट्रॉप्स, जो बोर्ड का क्वेश्चन आ चुका है, उसमें आपसे पूछा गया था कि व्हाट आर एजियोट्रॉप्स एंड क्लासिफाई देम। तो ये दोनों चीजें हम समझ लेते हैं। पहली बात तो एजियोट्रॉप्स क्या है। एजियोट्रॉप्स बच्चों कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स हैं, मींस जिनका कंपोजिशन लिक्विड फेज में और वेपर फेज में सेम होता है। अगर आपको याद है कि राउट्स लॉ जब हम पढ़ रहे थे दो वोलेटाइल लिक्विड्स कंटेनिंग एक सॉल्यूशन के बारे में, तो हमने पाया था कि आपने दो लिक्विड्स को अगर मिक्स किया था तो उनके लिक्विड कंपोजिशन क्या थे, x1 और x2। जब इन्हें वेपर फेज में देख रहे थे हम, तो इनके कंपोजिशंस कहलाते थे y1 और y2। तो एक ऐसा मिक्सचर जिसमें x1 और y1 इक्वल हो जाए, x2 और y2 इक्वल हो जाए। क्या मतलब है इसका सर, those solutions or mixture which have same composition in liquid as well as in vapor phase are known as azeotrophs. Azeotrophs are constant boiling mixture, they have same composition in liquid as well in vapor phase. तो ये आपके पास दो तरीके के होते हैं, एक मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और एक मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। इनके एग्जाम्पल्स समझिए तो बहुत आसानी से ये नाम समझ में आएंगे, क्यों ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स हैं या क्यों ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स हैं। तो बच्चों, अगर आपको याद आए कि हमने जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़े हैं उनमें दो टाइप्स हमने पढ़े, एक थे पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले और एक थे निगेटिव डेविएशन शो करने वाले। पॉजिटिव डेविएशन कौन शो करते थे, अगर वो याद आए हमें, कि ऐसे सॉल्यूशन जिनके सॉल्यूट सॉल्वेंट के इंटरेक्शंस वीकर हों, सॉल्यूट सॉल्यूट या सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन से। तो पॉजिटिव डेविएशन वो सॉल्यूशंस शो कर रहे थे जिनमें सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस वीकर थे सॉल्यूट सॉल्यूट या सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन से। और निगेटिव डेविएशंस जो सॉल्यूशन शो कर रहे थे, इसका मतलब उनमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट के इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर थे
किससे? सॉल्यूट सॉल्यूट या सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन से। बच्चों ये इंटरेक्शन से ही आप डिसाइड कर दोगे कौन से हैं। आप अगर इंटरेक्शन कमजोर हैं यानी इनका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, क्योंकि आप इजीली इन्हें बॉयल कर पाएंगे। जैसे इंटरेक्शन कमजोर हो जाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? कम। और जैसे ही ये मजबूत हो जाएंगे नए इंटरेक्शन, तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो आप समझें कि मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या है? दो सॉल्यूशन विच शो negative deviation from Raoult's law because they have stronger interactions of solute solvent than solute solute or solvent solvent in pure state। ऐसे ही अगर आप समझना चाहें मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या है? सर जिन सॉल्यूशंस के नए जो इंटरेक्शन वो वीकर हैं, पहले से प्रेजेंट सॉल्यूट सॉल्यूट या सॉल्वेंट सॉल्वेंट के इंटरेक्शन, कुल मिला के नए बनने वाले इंटरेक्शन पे है सब बच्चों। अगर इंटरेक्शन कमजोर बन रहे हैं तो उनका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, और नए बनने वाले सॉल्यूट सॉल्वेंट के नए इंटरेक्शन जो हैं वो स्ट्रॉन्गर होंगे पहले वालों से, तो इसका मतलब वहां पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो ये रहा एजियोट्रॉप्स। सो नेक्स्ट टॉपिक में चलने से पहले हम थोड़ा सा डिफरेंस की बात कर लें। अगर मुझे आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन पूछा गया तो बड़े आसान से आपको कुछ डिफरेंसेस समझ लेने हैं, याद कर रख लेने हैं। आपको याद हो कि आइडियल सोल्यूशन जो ओबे कर रहे थे राउल्ट्स लॉ को, नॉन आइडियल सोल्यूशन जो ओबे नहीं कर रहे थे राउल्ट्स लॉ को। आइडियल सोल्यूशन में जो मिक्सिंग करने के बाद इंथैल्पी चेंज था नेट वो जीरो आता था। अगर वो इंथैल्पी चेंज पॉजिटिव या निगेटिव आता है यानी वो नॉन आइडियल सोल्यूशन है। जब इंथैल्पी की बात हो ही चुकी है तो वॉल्यूम की बात करें कि वॉल्यूम चेंज आता था क्या मिक्सिंग करने के बाद? जी नहीं, आइडियल सोल्यूशन में ऐसा नहीं होता था। तो कहने का मतलब अगर मैं एक तरफ आइडियल को समझूं डिफरेंस के लिए और एक तरफ नॉन आइडियल को, तो जल्दी से अपन शॉर्ट नोट्स अपनी बना लेते हैं। आइडियल सोल्यूशन जो ओबे कर रहे थे राउल्ट्स लॉ को, यानी ये आपको याद हो कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहे थे, ये फॉलो नहीं कर रहे थे। ठीक है, फिर आप दूसरा डिफरेंस याद रखते हैं कि यहाँ पे इनकी डेल्टा एच की बात की थी कि डेल्टा एच जब मिक्सिंग करते हैं तो यहाँ पे इंथैल्पी चेंज जीरो के इक्वल होता है। यहाँ पे डेल्टा एच मिक्सिंग के बाद या तो वो पॉजिटिव होता है या तो निगेटिव, यानी ये जीरो तो नहीं होता है। ठीक है, यानी इंथैल्पी एब्जॉर्ब हो रही होती है या फिर इवॉल्व हो रही होती है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन। यहाँ पे अगर वॉल्यूम चेंज की बात करें मिक्सिंग के बाद तो नेट चेंज क्या होता है? जीरो। इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम का सम जो आप निकालते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो फाइनल माइनस इनिशियल, तो क्या आता है? जीरो। यहाँ पे या तो वॉल्यूम बढ़ जाते हैं नेट सोल्यूशन के या तो घट जाते हैं, डिपेंडिंग कि वो पॉजिटिव डेविएशन वाले हैं कि निगेटिव। ठीक है, तो ये डिफरेंस रखेंगे। दोनों के एग्जाम्पल आपको याद है, ठीक, दोनों के ग्राफ आपको याद है, तो यानी आपका लंबा हो सकता है डिफरेंस, जितने भी नंबर या मार्क्स का पूछा जाए, अगर अप टू 3 मार्क्स का तो इतने सफिशिएंट है। मोर देन 3 और एक्सप्लोर कर लीजिए, ग्राफ भी हैं, एग्जाम्पल्स भी हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। यहीं पे अगर आइडियल का ना पूछ के मुझे नॉन आइडियल की दोनों कैटेगरीज का पूछे डिफरेंस, तो अगर पॉजिटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशंस को निगेटिव डेविएशंस शो करने वाले सॉल्यूशन से डिफरेंशिएट करने के लिए बोलता है मुझे, तो जैसा आपको साइन दिख रहा है बिल्कुल वैसे ही आप चलेंगे। P1 की वैल्यू, P1 यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, वो ज़्यादा होगा P1 नॉट x1, यानी जो राउल्ट्स लॉ के एक्सपेक्टेड प्रेशर से ज़्यादा होगा। ऐसे ही आपका P2 जो होगा वो P2 नॉट और x2 के प्रोडक्ट से बड़ा होगा, यानी ओवरशूट जो आपको दिखा था हाइपरबोला बनता हुआ ग्राफ में, तो वो ग्राफ भी आप बना सकते हैं, ये पॉजिटिव डेविएशन वाला और ये निगेटिव डेविएशन वाला। ऐसे ही यहाँ पे ये P1 और P2 की वैल्यू कम होती हुई दिखेगी इनसे। अगर याद आए कि यहाँ पे निगेटिव डेविएशन में एक्सपेक्टेड राउल्ट्स लॉ की लीनियर लाइन से नीचे हुआ करता था ग्राफ, ऐसे सोल्यूशन जो कि निगेटिव डेविएशन शो कर रहे थे। इसके बाद इंथैल्पी चेंज की बात करें हम, तो अगर अपन डिफरेंस बना रहे हैं तो ये पहला डिफरेंस बोल दिया अपन ने। दूसरा डेल्टा एच मिक्सिंग जो होगा सर यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यानी इनके बनने के दौरान इंथैल्पी एब्जॉर्ब होगी, और यहाँ पे डेल्टा एच मिक्सिंग जो आएगी वो निगेटिव होगी, यानी इंथैल्पी इवॉल्व होगी, यानी हीट इवॉल्व होगी। तीसरा, अच्छा जिनको ये इंथैल्पी टर्म
डिफिकल्ट लगती है उनको ये कह रहा हूँ मैं, इन शॉर्ट आप याद रखा करिए कि इंथैल्पी मतलब हीट फॉर्मेशन के दौरान एब्जॉर्ब हो रही है, इंडोथर्मिक डिसोल्यूशन है कि एक्सोथर्मिक। तो यहाँ पे एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन, यहाँ इंडोथर्मिक। वॉल्यूम जो इनका होता है मिक्सिंग के बाद, क्योंकि इंटरेक्शन सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में वीक होते हैं तो स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई करते हैं, यानी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है इनका, और इसमें इंटरेक्शन चूंकि स्ट्रांग बनते हैं इस कारण से मिक्सिंग के बाद जो वॉल्यूम है वो घट जाता है, फाइनल वॉल्यूम कम होता है इनिशियल वॉल्यूम से। ठीक है, इसके बाद ग्राफ और एग्जाम्पल। तो यहाँ पे आप ग्राफ बना देंगे, ठीक है, और उसके बाद एग्जाम्पल जो आपको इसी वीडियो में बताए जा चुके हैं। ठीक है, इसके बाद भी डाउट बनता है तो आप पूछते रहेंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में जो लिखा हुआ मिलेगा हमारी टेक्स्ट बुक में, राउट्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। तो अगर हमें ये अप टू 3 मार्क्स यानी एक्सप्लेनेटरी आ गया, डिस्क्रिप्टिव भी आ गया, तो भी हम लिख पाए, और अगर शॉर्ट में आया तो उसके लिए भी हम समझाते हैं आपको। तो अगर आपके पास ये पूछा गया क्वेश्चन ही रहा, राउट्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, तो इसे समझने के लिए पहले हम थोड़ी सी थ्योरी छोटी सी जल्दी से। बच्चों, राउट्स लॉ थोड़ा सा लिमिटेड सेंस में लिया जाता है। जहां भी वोलाटाइल लिक्विड्स की बात आती है तो हम जानते हैं कि दुनिया भर के सारे लिक्विड्स और वोलाटाइल हैं तो सबके लिए एप्लीकेबल है, यानी बहुत वास्ट है। लेकिन बच्चों थोड़ी सी हमारी ये लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेशंस हैं कि सभी लिक्विड्स को हम उसके बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं गर्म करते। कई बार उनका कंपोजिशन चेंज हो जाता है, वो डिकम्पोज हो जाते हैं बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते। तो जहां तक इजीली लिक्विड वोलाटाइल हों वहां अप्लीकेबल है, ठीक है, राउट्स लॉ। लेकिन हमारे पास जितनी भी दुनिया भर की गैसें हैं सबके लिए लग जाता है कौन, हेनरी लॉ। यानी आप एक तरह से कहें कि एक ब्रॉड एरिया कवर करता हुआ दिख रहा है हेनरी लॉ, ठीक है, उससे लिमिटेड सेंस और लिमिटेड एरिया तक लग पा रहा है कौन, राउट्स लॉ। इसलिए इसे कभी ना कभी आप इसका केस पा सकते हैं, यानी एक बड़े लॉ के अंदर एक सेगमेंट आ सकता है। हमको जैसे 10th में बताया गया था कि न्यूलैंड्स लॉ ऑफ क्लासिफिकेशन जो था वो थोड़ा सा ब्रॉड था, 56 एलिमेंट क्लासीफाई किए थे। डोबर्नियर ने केवल 9 एलिमेंट्स ही क्लासीफाई किए थे, 3 ट्रायड्स बनाए थे। तो हमने ये क्वेश्चन पाया था वहाँ टेक्स्ट बुक में कि क्या डोबर्नियर के ट्रायड हैं न्यूलैंड के क्लासिफिकेशन में। तो एक छोटा सा आपको ट्रायड मिला था 3 एलिमेंट का, लिथियम सोडियम पोटेशियम। ऐसे ही मैं ये टॉपिक आपको बताना चाहता हूँ कि आप अगर इसे ब्रॉड सेंस में पा रहे हो सभी गैसेस के लिए एप्लीकेबल, और ये लिमिटेड वोलाटाइल लिक्विड्स के लिए है, तो इसे आप सेट करते हुए पाएंगे किसमें, हेनरी लॉ में। ये थ्योरी आपको समझने के लिए काम आएगी, लिखना नहीं है इसको। अब हम बात करते हैं कि राउट्स लॉ कब स्पेशल केस हो सकता है हेनरी लॉ का। तो पहले दोनों के आप एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट जानते हैं। ये कहता है राउट्स लॉ कि किसी भी वोलेटाइल कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ भी तो यही बात हुई थी कि जो पार्शियल प्रेशर गैस का होता है जो सोल्यूशन के ऊपर लगता है वो उसी के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम दोनों के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखें तो कोई कंपोनेंट अगर अपन एज्यूम कर रहे हैं तो P1 नॉट फर्स्ट कंपोनेंट, तो ये था मैथमेटिकल एक्सप्रेशन राउट्स लॉ का, और P इज इक्वल टू था KHX, ये था हेनरी लॉ का। अब यहाँ पे आप डिफरेंस कहाँ पा रहे हैं, एक ही टर्म में। यहाँ पे ये पार्शियल प्रेशर ये मोल फ्रैक्शन, ये पार्शियल प्रेशर ये मोल फ्रैक्शन, यहाँ सिमिलरिटी दिख रही है। तो डिफरेंस आपको क्या दिख रहा है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट, और ये है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। इन केस किसी भी लिक्विड का जो प्योर वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड कभी ना कभी किसी हेनरीज लॉ कांस्टेंट के इक्वल हो जाए, तब राउट्स लॉ स्पेशल केस हो सकता है किसका, हेनरी लॉ। ठीक है, तो राउट्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप सीधे दोनों के स्टेटमेंट लिखेंगे, दोनों के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इक्वेट करते समय ये बता देंगे कि इफ देयर इज वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल लिक्विड गेट्स इक्वल टू हेनरीज लॉ कांस्टेंट, इन दैट केस राउट्स लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। ठीक है, तो बच्चों इस चैप्टर को जब मैंने स्टार्ट किया था आपको सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का बोला गया था कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। यानी अगर आप वेटेज की बात करें तो आपके बोर्ड पेपर्स में जनरली 70% इस चैप्टर का ये कवर करता है।
यानी अप टू 30% ही अब बातें हुई हैं अभी तक, अगर हम इस तरह से क्लासीफाई करें। यानी आप मेन फोकस जब भी रिवीजन करेंगे या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो आप इस पे ज़रूर करेंगे। तो इस टॉपिक को समझने के लिए एक छोटा सा टॉपिक और भी है आपकी टेक्स्ट पार्ट में, वेपर प्रेशर सोल्यूशन का देखना है, जिसमें एक नॉन वोलाटाइल सॉलिड इंक्लूडेड है। यानी व्हेन अ नॉन वोलाटाइल सॉलिड इज एडेड टू वोलाटाइल सॉल्वेंट, उसके वेपर प्रेशर को आप समझ लें तो ये सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमको समझ में आएंगी। क्या होती हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, उसके बारे में बात करते हैं। पहले वो छोटा सा टॉपिक कि हमें वेपर प्रेशर देखना है एक ऐसे सॉल्यूशन का जिसमें which contains a non-volatile solid, non-volatile solid, जिन्हें आप ये टर्म बार बार भूल रही है, प्लीज इसे याद रखें कि नॉन वोलाटाइल विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वेपर। ठीक है, लेकिन उसकी लिमिट कहाँ तक है उससे बात करते हैं। हमने एज्यूम किया एक प्योर सॉल्वेंट, जिसमें अगर आपको याद हो कि एवोपरेशन एक सरफेस फिनोमिना है, तो हम क्यों ना सरफेस को है ना कंसीडर करें कि इसकी पूरी सरफेस को सॉल्वेंट के ही मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई किए होंगे। ये हमारा प्योर सॉल्वेंट है, यानी कोई भी ऐसा वोलाटाइल लिक्विड जो वेपराइज होगा। तो जैसे ही इसे टेम्परेचर मिलता है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट भी ये एवापरेट होता रहता है, तो पूरी की पूरी सरफेस आपको वेपर में कन्वर्ट होती हुई मिलेगी। और यहाँ वेपर जो प्रोड्यूस होगी, जो कंटेनर की वॉल पे प्रेशर डालेगी, जो लिक्विड की सरफेस पे डालेगी, ये कहलाएगा P1 नॉट, यानी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। वन मान लेते हैं फर्स्ट कंपोनेंट है। ठीक है, क्योंकि सॉल्वेंट को हमने आपसे कहा भी है कि आप फर्स्ट कंपोनेंट लेके चलो। अब एक ऐसा सॉल्यूशन देख रहे हैं जिसमें यही है सॉल्वेंट, लेकिन इसमें अब ऐड किया गया है क्या, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। इसमें सॉलिड एक ऐड किया जा रहा है जिसका नेचर कैसा है, नॉन वोलाटाइल। तो इसे आप जब घोलेंगे इस सॉल्वेंट में, तो आप पा रहे हो कि ये जो सरफेस है भाई, आपने ये लिमिट बना दी है कि वो वेपराइज नहीं होगा, सॉल्यूट सॉल्वेंट बस वेपराइज होगा। लेकिन क्या उसकी लिमिट सरफेस तक भी नहीं आने की है। यानी यहाँ पे सरफेस को, क्योंकि होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं तो हर जगह ये पाए जाएंगे सॉल्यूट, तो सरफेस पे भी मॉलिक्यूल पाए जाएंगे। तो जहाँ मैं क्रॉस कर रहा हूँ उन पे नजर रखिए, तो ये क्रॉस करने वाली जगह पे सॉल्यूट एज्यूम कर रहा हूं मैं, यानी ये सॉल्यूट के मॉलिक्यूल है। और जो आपको है ना ब्लैंक दिख रहे हैं होल्स, वो आपके सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है। अब जैसे ही मैं एवापोरेशन की डेफिनेशन की बात करता हूं, इट इज अ सरफेस फिनोमिना। तो जब आपकी सरफेस ही कम हो गई तो रेट ऑफ एवापोरेशन भी क्या होगा, घटेगा। यानी मैं यहां से वेपराइजेशन देखूंगा जहां जहां भी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं, लेकिन उन जगहों पे नहीं देख पाऊंगा जहां सॉल्यूट प्रेजेंट है, क्योंकि उसका नेचर क्या है, नॉन वोलेटाइल। तो जैसे ही वेपराइजेशन घटेगा, वेपर सो फॉर्म्ड इज लेस देन प्योर सॉल्वेंट, तो वेपर ही कम, तो वेपर प्रेशर भी कम होगा, जो कि लिक्विड की सरफेस पे या कंटेनर की वॉल पे लगेगा। तो अल्टीमेटली इस जगह पे सॉल्वेंट का ही वेपर प्रेशर होगा, लेकिन ये प्योर स्टेट में नहीं है, ये सोल्यूशन के केस में। और यहाँ पे क्या था, ये प्योर स्टेट में था। तो दोनों में एक बार हमेशा के लिए याद रखने लायक है कि जब भी एक किसी प्योर सॉल्वेंट में एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड होता है, उसका वेपर प्रेशर घट जाता है। यानी समरी आपको इस टॉपिक की अच्छे से याद रखनी है, जो कि हर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आपकी मदद करने वाली है। When we add a non-volatile solute in solvent, its vapor pressure decreases due to decrease in surface area, due to decrease in rate of evaporation। ठीक है, तो याद रहे कि P1 नॉट हमेशा, यानी वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट हमेशा ज्यादा होगा उस सोल्यूशन में के वेपर प्रेशर से जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, और ये वेपर प्रेशर उसी लिक्विड का है उस सोल्यूशन में जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला हुआ है। ठीक है, तो याद रहे कि ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इस सोल्यूशन के लिए अगर आपसे मैं राउट्स लॉ की बात करूं, तो राउट्स लॉ क्या बोलना चाहेगा कि यहाँ पे वोलेटाइल कंपोनेंट फर्स्ट है, सेकंड तो है ही नहीं, तो ये पार्शियल प्रेशर जो इस वोलेटाइल कंपोनेंट का है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसी के मोल फ्रैक्शन के,
इसी के मतलब सॉल्वेंट के ही मोल फ्रैक्शन के। अब आप इसे इक्वेट करना चाहेंगे तो P1 नॉट आएगा x1, यहाँ P1 नॉट क्या है, इस सॉल्वेंट का, ठीक है, प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर। ठीक, अब बात आ रही है कि यहाँ पे अगर ग्राफ आपसे पूछा जाए तो आप बात करें कि सर यहाँ पे टेम्परेचर हो, ये वेपर प्रेशर हो, तो अच्छी बात है कि दोनों बढ़ते जाएंगे। अब यहाँ पे मोल फ्रैक्शन की बात करें, अच्छे से देखिएगा, x1 की वैल्यू अगर 0, x2 यहाँ पे क्या होगा 1, तो यहाँ सेकंड कंपोनेंट वोलेटाइल है ही नहीं, तो आप मत लीजिए x2, केवल x1 के ही केस में देखिए। तो जैसे जैसे x1 बढ़ता जाएगा, x1 की वैल्यू बढ़ते 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 ये वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, और जैसे ही x1 आपका 1 होगा, यानी पहले कंपोनेंट वोलेटाइल कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 1 होगा, तो उस केस में ये प्योर हो जाएगा और ये P1 नॉट कहलाएगा। इस दौरान ये पार्शियल प्रेशर कहलाएगा, और ये आप देख रहे हैं कि वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, क्या बढ़ने से, मोल फ्रैक्शन। तो इस ग्राफ में आपके एक्स एक्सिस में मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है फर्स्ट कंपोनेंट को, तो उसका वेपर प्रेशर भी बढ़ रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। तो बच्चों 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमको पढ़नी है सोल्यूशन की। तो यानी सबसे पहली चीज तो हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं सोल्यूशंस, उनकी हैं ये प्रॉपर्टीज। तो दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन which depends on number of solute particles irrespective of their nature। मीन्स आपने नेचर नहीं देखा कि इसमें हमने एसिड ऐड किया, सॉल्ट ऐड किया, बेस ऐड किया, ठीक है, नॉन पोलर डाला, पोलर डाला, ठीक है, आपने कितना डाला है, अगर वो घुल रहा है तो घुलने के बाद उसके नंबर्स कितने हैं, उन पे डिपेंड करने वाली प्रॉपर्टीज क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। आप सबको पता है, क्लास 9 से आप सुनते आ रहे हैं मोल्स। मोल एक नंबर है बच्चों, तो मोल से रिलेटेड है, यानी जब हम सोल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के मोल्स की बातें करते रहेंगे कि कितने नंबर्स में है वो, ठीक है। तो दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, यानी कितने मोल है सॉल्यूट, उसका मोल फ्रैक्शन क्या है, मोलरिटी क्या है, मोलरिटी क्या है, यानी वही जो मोल कंसेप्ट से रिलेटेड आपको कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के वेज थे। तो जब सोल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के इन सब की बात हो, यानी उसके मोल फ्रैक्शन की बात हो, उसके मोलरिटी की बात हो, सोल्यूशन के अंदर मोलरिटी की बात हो, यानी सारा कुछ है ना, दारोमदार सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर थोप दी जाए, सॉल्यूट के नंबर्स पे, तो वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहलाती हैं, जिन्हें हम पढ़ने वाले हैं। जिनमें से सबसे पहली रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इस टॉपिक्स में जाने के पहले आपको ये याद रखना है कि ये है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इससे रिलेटेड कोई भी दूसरी टर्म पूछी जाए तो आपको 1 नंबर का क्वेश्चन अगर ऐसा पूछा जाए कि बच्चों वेपर प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो आपके पास सीधा जवाब, सर ये डिपेंड करती हुई दिखती है मुझे नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे, कैसे, वो आगे हम एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन जो वेपर प्रेशर है वो नहीं करती है। यानी सीधा जवाब, सीधा सीधा क्लियर कट आपके पास एक जवाब पहले से तैयार, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड नहीं करती, ये करती है, इसलिए ये है। तो आपको 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी याद रखनी है, एक एक करके हम कवर करेंगे उनको। उनमें से पहली है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और फोर्थ है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इनके अलावा कोई भी नाम आपको अगर मिलता है, जैसे ऑस्मोसिस बोला जाता है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, आपका जवाब पहले से तैयार है। ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन while osmosis does not। तो यहाँ पे आपका आंसर पहले से ही क्लियर है, ध्यान रखिएगा। अब इसके बारे में बात करते हैं। तो अभी कुछ देर पहले आपसे मैंने कहा कि जैसे ही एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड हो वोलाटाइल सॉल्वेंट में, तो उसका वेपर प्रेशर घटता है, ठीक है। वेपर प्रेशर में आ रही कमी को अगर हम निकालना चाहें, यानी आप कंपैरिजन करें कि आपके पास था कि P1 नॉट हमेशा ज़्यादा होता है, यानी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, किससे, उस लिक्विड में प्रेजेंट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वाले से। तो हमेशा ये बात आपको पहले से ही पता है। तो अगर हम कुछ सिंबल्स की बात करें तो देखिए डेल्टा P1, यानी सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में आई हुई कमी को अगर हम निकालना चाहें तो हमको पता है कि जो बिगर वैल्यू होती है उससे माइनस करते हैं स्मॉलर वैल्यू,
तो यहाँ पे P1 नॉट हमेशा ज़्यादा होगा किससे, P1 से। मतलब वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड का हमेशा ज़्यादा होगा जब उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट हो। अब इसमें ये जो आपको डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ P1 जो है उसे आप राउट्स लॉ से याद करें तो हम पाते हैं P1 नॉट x1 के, ये हमने पढ़ा है राउट्स लॉ में कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। अब यहाँ से इस इक्वेशन 1 पे हम इक्वेशन 2 की वैल्यू अगर पुट करें तो यहाँ पे आपको मिलेगा डेल्टा P1 यानी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी वेपर प्रेशर अभी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पे कितना कम हुआ। अब इसे अगर आप देखें तो डेल्टा P1 इज इक्वल टू P1 नॉट, P1 है तो P1 की जगह हमने इक्वेशन 2 को रखा तो P1 नॉट x1, यहां से कॉमन आपका P1 नॉट आया 1 माइनस x1। इस डेल्टा P1 को आप इस तरह से इक्वेशन 1 की तरह लिख दें, P1 नॉट माइनस P1, यहां से ये अगर मल्टीप्लाई हो रहा है इसे डिवाइड में लेके आए तो P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस x1 इज इक्वल टू x2। इस इक्वेशन थर्ड को अगर आप समझें तो इसमें जो LHS दिख रहा है आपको, इसे कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्योंकि आप यहां पे कंपैरिजन कर रहे हैं कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एज कंपेयर टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट कितनी है। तो ये रिलेटिवनेस देख रहे हैं आप, रेशो देख रहे हैं, तो ये कहलाती है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और इस रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को देखें RHS में किसके इक्वल है, तो ये दिखाई दे रहा है x2, दैट इज नंबर ऑफ moles of solute present in total moles of solution means mole fraction of solute। तो ये सेकंड कंपोनेंट कौन सा मान के चले थे, solute, और solute के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली इक्वल दिख रहा है आपको कौन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो न्यूमेरिकल्स के लिए आप यहां से भी एक फार्मूला पा सकते हैं, थोड़ा सा और फर्दर कर लेते हैं और आसान करते हैं कि अगर हमें इजीली एक ही फार्मूले में पुट करके सारा निकालना पड़े, मतलब अलग अलग क्यों निकालें, तो आप P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट LHS में पा ही चुके हैं, जिसे हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं, इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू होता है N2 अपॉन N1 प्लस N2। ये आप चैप्टर के फर्स्ट में भी पढ़ चुके हैं, सिंस x2 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2। ठीक है, अब यहां से अगर आप चैप्टर में मेरे से दो बातें सुने थे कि हम लोग जब भी चैप्टर में पढ़ेंगे तो एक डाइल्यूट सोल्यूशन पढ़ रहे होंगे और बाइनरी मिक्सचर, तो दो ही कंपोनेंट लेके चल रहे हैं। अगर हम डाइल्यूट सोल्यूशन पढ़ रहे हैं तो N2 की वैल्यू बहुत कम होगी N1 की तुलना में, यानी वो नेग्लिजिबल हो सकता है या निग्लेक्ट कर सकते हैं हम डिनोमिनेटर से। तो यहाँ पे P1 नॉट माइनस P1 इज इक्वल टू अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू आपको मिलेगा N2 अपॉन N1, नेग्लिजिबल मान लिया अपन ने डाइल्यूट सॉल्यूशन के कारण। अब यहाँ N2 और N1 को आपने चैप्टर में शुरुआत में ही पढ़ा था, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू, इसे आप लिख सकते हैं W2 अपॉन M2, इसे आप लिख सकते हैं W1 अपॉन M1। तो ये रहा आपका फाइनल वो फार्मूला जिससे आप न्यूमेरिकल आसानी से लगा सकते हैं। इसमें सारी टर्म्स को याद दिलाता हूँ मैं आपको, जो लोग लास्ट वीडियोस नहीं देखे हैं वो है ना इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पा जाएंगे पुराने चैप्टर, इसी चैप्टर के पुराने लिंक, तो उसे आप आराम से देखिए और याद रखिए कि P1 नॉट और P2 नॉट तो आप शुरू से ही सुनते आ रहे हैं कि वेपर प्रेशर्स की बात हो रही है, ये प्योर लिक्विड की है और ये उस सॉल्वेंट की है जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डला हुआ है। यहाँ W2 मास ऑफ सॉल्यूट है, ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, जहाँ पे 2 लगा हुआ है वो सॉल्यूट है और जहाँ 1 लगा हुआ है वहाँ पे सॉल्वेंट है। तो ये मोलर मास है सॉल्वेंट का, ये सॉल्वेंट का मास है जो कि ग्राम में ही जनरली रहता है। ठीक है, तो अब इसके न्यूमेरिकल्स देखते हैं। चलिए आइए अब बात करते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के न्यूमेरिकल की। ढेर सारे इंटेक्स्ट और एग्जाम्पल और एक्सरसाइज क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा जो भी डाउट हो आपको तो वो कमेंट बॉक्स में बताएं, ये इस क्वेश्चन को मैं बताऊं तो अगले वीडियो में मैं उसे कवर कर पाऊँ। अभी फिलहाल इस क्वेश्चन को हम समझते हैं और समझते क्या है कि कैसे गिवन चीज़ों को आप यूज़ करेंगे,
ठीक है, अपने कैलकुलेशन में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वेपर प्रेशर प्योर वाटर का एट 298 केल्विन। तो ये टेम्परेचर जो है हमें न्यूमेरिकल्स में काम नहीं आएगा, बस ये है कि ये डाटा कभी आप एक्सपेरिमेंट करें तो उसके लिए है। तो फिलहाल अभी हमारे लिए जो टेम्परेचर से ज़्यादा ज़रूरी है कि ये वेपर प्रेशर कितना दिया है। तो यहाँ पे ये प्योर सॉल्वेंट है, अभी इसमें कुछ ऐड नहीं है। तो आपने गिवन क्वांटिटी में अपने आंसर में लिखा कि मुझे प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर दिया जा रहा है 23.8 mmHg, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें कि सॉल्यूट का मास कितना है, तो यहाँ पे 50 ग्राम आपको जो दिखाई दे रहा है वो सॉल्यूट का मास है। तो यानी मास ऑफ सॉल्यूट आपको मिल गया है 50 ग्राम। अब सॉल्यूट ही कैसे हमने प्रिडिक्ट किया, क्योंकि आप इसी यूरिया को अब डिसॉल्व कर रहे हो वाटर में। तो यूरिया हमारे लिए क्या होगा, सॉल्यूट, और वाटर हमारे लिए क्या है, सॉल्वेंट। तो यहाँ पे उसका मोलर मास निकालने के लिए हमें फार्मूला दिया जा रहा है NH2CO NH2, ये यूरिया का फार्मूला, जिससे आप निकालेंगे तो सभी इंडिविजुअल एटॉमिक मासेस का सम कर देंगे। तो बोर्ड आपको जनरली इसका मोलर मास डायरेक्ट ही देता है 60 ग्राम पर मोल, ठीक है। अगर नहीं तो आप इंडिविजुअल का जोड़ के निकाल लेंगे। तो सम करते हैं हमको आता है, सभी के एटॉमिक मास हमें याद रहते हैं जनरली। जो आपको बड़े होते हैं एंड मोर देन 30 तो आपको दिए ही जाते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो सॉल्वेंट का मास यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सॉल्वेंट का मास यानी W1 850 ग्राम, ठीक। अब आपसे कहा जा रहा है कैलकुलेट करिए वेपर प्रेशर किसका, वाटर का, इस सोल्यूशन में। यानी आपसे क्वेश्चन है P1 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और रिलेटिव लोअरिंग मींस P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो दोनों को सेपरेट निकालेंगे हम लोग। तो बात करते हैं पहली चीज की। तो हमने सबसे पहले सीखा P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू W2 इंटू M1 अपॉन M2 इंटू W1। इस फार्मूले में जितनी चीजें गिवन है उन्हें पुट कर दीजिए। 23.8 माइनस P1 अपॉन 23.8, ये P1 नॉट की वैल्यूज हमको गिवन थी। P1 हमको यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट निकालना है इस सोल्यूशन के लिए। W2 आपके पास है 50 इंटू मोलर मास जो आपको दिखाई दे रहा है वो आपको 60 दिखाई, नहीं ये वाटर का है तो वाटर का आप लिख सकते हैं, वाटर का सबको पता रहता है 18 ग्राम पर मोल होता है, ठीक है। उसके बाद तो यहाँ 18 ग्राम पर मोल और अपॉन आ जाएगा 60 सॉल्यूट का मोलर मास, मल्टीप्लाई कर देंगे उसके मास से। इसे आप सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ पे आपका आ गया 310, उसके बाद यहाँ पे 5 से ये आपका 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, यानी 3/170। इसे अगर आप सॉल्व करेंगे डिवाइड करने के बाद, ये आप देख रहे हो LHS के इक्वल ये वैल्यू आएगी, यानी यही आपकी कहलाएगी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यानी यहाँ पे P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट की वैल्यू जो आएगी इन दोनों को डिवाइड करने के बाद, इसी को आप क्या नाम दोगे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यानी ये आपका सोल्यूशन हो चुका है। फिर आप P1 के पीछे पड़ेंगे, ठीक है। तो P1 नॉट माइनस P1 पे यहाँ पे था ये 23.8 माइनस P1 अपॉन 23.8 इज इक्वल टू फ्रैक्शन जो आया था उसी को यूज कर लीजिए आप, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए। तो 23.8 माइनस P1, 23.8 मल्टीप्लाइड बाई 3 अपॉन 170। यहाँ से आपका इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर लेंगे आप, और डिवाइड करने के बाद आप इसे ट्रांसपोज करके P1 की वैल्यू पाएंगे। तो P1 की वैल्यू आपको यहाँ पे मिलती हुई मिलेगी 23.38 मिलीमीटर Hg। तो कैलकुलेशंस आपको पहले भी बोली गई कि ये जो पॉइंट वाली कैलकुलेशंस हैं इन्हीं पे आपका टाइम कंज्यूम होगा, तो वहीं पे आप सेपरेट एक रफ वर्क कर लेंगे, जल्दी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे। पॉइंट के बाद हमेशा आप लो डिजिट तक जाइए और उसे राउंड अप कर दीजिए, तो आपका आंसर मैच कर जाएगा जो आपको बोर्ड में आंसर शीट रहेगी, ठीक है। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ और न्यूमेरिकल्स और नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हम पढ़ेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के साथ, ठीक है।